खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। कोरोना का संकट भारत के मजदूरों के लिए एक बड़ा संकट बनकर आया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि भारत का मजदूर एक बार फिर से बंधुआ मजदूरी के युग में लौट सकता है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से उद्योग और उसमें काम करने वाले कामगारों दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन मजदूरों की हालत तो ऐसी है कि उनको मिले अधिकार भी छीने जा रहे हैं। उद्योगों को बचाने के लिए मजदूरों के हक पर डाका डालने की कोशिश हो रही है। आज जो हालात हैं उससे तो यही लग रहा है कि ये बंधुआ मजदूरी की आहट तो नहीं है। आज के मुद्दे पर इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। परिचय पहले आपका करवा देता हूं। वासिन मिश्र जी, एडिटर इन चीफ, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। स्वामी अग्निवेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश जी, श्रमिक नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों के पास चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा। क्या ये बंधुआ मजदूरी की शुरुआत तो नहीं है। लंबे वक्त के बाद जिस तरह से कानून बने थे और अब ये है कि 35 जो कानून है 3 साल के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। जी हाँ, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया उसके बाद लगातार इस पर सवाल भी उठ रहे हैं और विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इस पर चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वासिन मिश्र जी, एडिटर इन चीफ हैं। स्वामी अग्निवेश जी हैं, समाजसेवी है, बहुत स्वागत है स्वामी अग्निवेश जी आपका। चंद्र प्रकाश जी हैं, श्रमिक नेता हैं। चंद्र प्रकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। वासिन जी, सबसे पहले आप ही के पास आता हूं मैं। सरकार कह रही है कि मजदूरों के हित में है 35 कानून जो 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। आपको लगता है कि वाकई ये मजदूरों के पक्ष में है? देखिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश के आधा दर्जन से ज़्यादा राज्य सरकारों ने श्रमिक कानूनों में संशोधन कर दिया है और जो नई व्यवस्था लागू की गई है उस व्यवस्था के तहत कारोबारियों को या उद्योगपतियों को असीमित अधिकार दे दिए गए हैं और मजदूरों के पक्ष में जो विभाग थे, जो और जो कानून थे उसको या तो सस्पेंड कर दिया गया है या नहीं तो उसको शिथिल बना दिया गया है। हम अपने दर्शकों को थोड़ा सा परिचय करा दें अपने पैनलिस्ट से। स्वामी अग्निवेश जी से हमारी मुलाकात लगभग 20 साल पुरानी है। स्वामी अग्निवेश जी ने ही देश में बंधुआ मजदूरी के खिलाफ आंदोलन चलाया था। दूसरी खास बात यह है कि स्वामी अग्निवेश जी ने एक सक्रिय राजनीति छोड़कर, मंत्रिमंडल में मंत्री की कुर्सी छोड़कर उन्होंने बंधुआ मजदूरी के खिलाफ आंदोलन चलाया। इसके बदले में उनको कई राज्यों में हमले झेलने पड़े, उनके ऊपर सरकारों ने फर्जी मुकदमे कराए। इसके बारे में विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे। और उसी तरह से जयप्रकाश जी इंटक के बड़े नेता हैं, बिहार से आते हैं। तो हमारा मकसद ये था कि आज हम अपने दर्शकों को बंधुआ मजदूरी क्या है, बंधुआ मजदूरी के बारे में हमारी जो 2 पैनलिस्ट हैं इन्होंने कब कब क्या क्या काम किया है और जो मौजूदा सरकार है जो कोरोना महामारी के नाम पर या कोरोना महामारी की आड़ में मजदूरों को उनके हक से बेदखल करने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाए। जहाँ तक मेरी राय का सवाल है तो मेरा मानना है कि कोरोना महामारी निश्चित रूप से एक बहुत चिंता का विषय है। उससे बड़ी चिंता का विषय है कि आर्थिक महामारी भी उसके साथ ही देश को अपने आगोश में ले चुकी है। लेकिन उससे भी बड़ी चिंता का विषय ये है कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर हैं, जो किसी तरह से दशकों तक संघर्ष के बाद अपने शान से, अपने इज्जत से, अपने कानूनी अधिकारों के तहत देश के अलग अलग कोने में जाके काम कर रहे थे और देश के विकास में अपना योगदान दे रहे थे, उनको एक झटके से बेदखल कर दिया जा रहा है। ये बहुत ही, हम कह सकते हैं कि निंदनीय काम है और उद्योगों को बढ़ावा देने की आड़ में, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की आड़ में और भी तमाम उपाय किए जा सकते थे, जिसके बारे में हम चाहेंगे कि हमारे दोनों पैनलिस्ट विस्तार से सुझाव भी दें और बंधुआ मजदूरी जैसा जो एक अभिशाप था उसको किस तरह से अग्निवेश जी ने उससे करोड़ों मजदूरों को मुक्ति दिलाई, उसके बारे में भी अपनी राय जाहिर करें।
ठीक है, स्वामी अग्निवेश जी, आपको क्या लगता है, सरकार तो ये कह रही है कि श्रमिकों के हितों में ध्यान रखते हुए निवेश के नए रास्ते खोलने की शुरुआत की जा रही है और श्रमिकों को रोजगार मिल सके, इसीलिए अध्यादेश लाया गया, सरकार इस तरफ प्रयास भी कर रही है। आप क्या मानते हैं? ये सरासर झूठ है, बेईमानी है, संविधान को कुचलने के बराबर है और इसके खिलाफ केवल अदालतों में नहीं बल्कि सड़कों पर भी लड़ाई लड़ी जाएगी। हमें विपक्ष का जो साथ मिल रहा है और उसके साथ ही सारे ट्रेड यूनियंस, नेशनल ट्रेड यूनियंस और जितने असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं 50 करोड़ के लगभग, जिनका हमारे जीडीपी में 65% योगदान है और उन्हीं में से 15-20 करोड़ ये प्रवासी मजदूर हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़ों में अति पिछड़े, इनके साथ तो पहले ही बहुत बड़ा अन्याय होता रहा है। इनको न्यूनतम मजदूरी कहीं पर भी गारंटीड न्यूनतम मजदूरी नहीं मिली और जब 7वां वेतन आयोग हुआ, हम सब ने मांग की, नेशनल ट्रेड यूनियंस ने मांग की कि भाई उसके बराबर 18,000 प्रति महीने का दिया जाए, लेकिन वो नहीं। तो इस हालात में बंधुआ मजदूरी की प्रथा तो 50 करोड़ के ऊपर ही लागू चल रही थी। न्यूनतम मजदूरी से कम देना अपने आप में बंधुआ मजदूरी है। ये बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत सरकार के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 1983 की 16 दिसंबर को सुनाया था। अब इसके बावजूद भी यदि हमारी सरकारें श्रम कानूनों को निरस्त कर रही है 3-3 साल के लिए धन्ना सेठों के दलाली करने के लिए, तो ये हम बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे। ये लड़ाई अब बगावत की तरफ जाएगी। मजदूर जो त्रासदी भुगत रहे हैं इस समय घर लौटने के लिए, उनको पुलिस की मारपीट भी सहनी पड़ रही है, भूख की, पेट की मार भी सहनी पड़ रही है और साथ ही साथ रेलवे के नीचे कुचल करके वो मर भी रहे हैं। इन हालातों में अब सिवाय इसके कोई नहीं कि सारे मजदूर ये संकल्प लें, हम किसी भी हालत में वापस नहीं जाएंगे जब तक हमें 7वें वेतन आयोग के बराबर पूरा मिलेगा नहीं पैसा, वेतन, न्यूनतम मजदूरी। और जो 1979 में कानून पास हुआ था, प्रवासी मजदूर अधिनियम 1979, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन्स एक्ट, उस पर अक्षरशः अमल किया जाएगा। इसकी गारंटी हो तभी मजदूरों को कहीं कहीं आना चाहिए, वरना अपने गांव में घर में रहकर सूखी रोटी खाकर नमक के साथ अपने पत्नी, माँ बाप, बच्चों के साथ वो ज़्यादा सुखदायक होगा, बजाय यहाँ पर आकर के कीड़े मकोड़ों की तरह से एक एक कमरे में 10-10 लोग ठूस करके भरे जाते हैं और उसके ऊपर भी गंदी नाली के किनारे कोई इंतज़ाम नहीं। इस तरह के हालात में तो पहले ही बंधुआ मजदूरी से बदतर हालत चल रही थी, गुलामी की प्रथा, और अब इस हालत में ये सरकारें पूरी तरह नंगी हो चुकी हैं। मैं सब सरकारों को लपेटते हुए कहना चाहता हूँ कि सब इसके अंदर दोषी हैं, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी पार्टी की, थोड़ी बहुत अधिक अच्छी या कम अच्छी हो सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के सरकारों ने अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया, ट्रेनें नहीं चलाई। खुद नरेंद्र मोदी को चाहिए था कि लॉकडाउन अनाउंस घोषणा करने से पहले, जब 30 जनवरी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे वर्ल्ड के लेवल पर कहा था ये महामारी का संकट है कोरोना वायरस, उसी समय पूरा फरवरी जाने दिया, मार्च जाने दिया। मार्च में इनको इंतज़ार था कैसे मध्य प्रदेश के और कमलनाथ की सरकार को पहले गिरा दिया जाए और तब उसके बाद फिर लॉकडाउन घोषित किया जाए। तो ये सारा का सारा राजनीति का गंदा खेल बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा है। केवल लफाजी हो रही है, मज़दूरों के साथ उनका शोषण का एक नया दौर शुरू हो रहा है। सैकड़ों साल लड़ लड़ करके जो जीते थे कि 8 घंटे की मजदूरी होगी और उससे अधिक का डबल रेट पर ओवर टाइम मिलेगा, जो भी करना चाहें तो, और ये सब कानूनों को धता बताकर, न्यूनतम मजदूरी कानून को धता बताकर ये जो श्रमिक कानूनों में बदलाव आ रहा है, और इसको हम कभी भी मंजूर नहीं करेंगे और इसके लिए जो भी ज़रूरत पड़ेगी पूरी ताकत के साथ हम लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। ठीक है स्वामी अग्निवेश जी, आपके पास लड़ूंगा। चंद्र प्रकाश जी को चर्चा में जोड़ लें। चंद्र प्रकाश जी, तो फिर क्या ये मान लिया जाए सरकारों को अपने खजाने की ज्यादा चिंता हो गई है, जो विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है,
इससे वो मजदूरों के शोषण से भी गुरेज नहीं करेंगे। ये आरोप भी एक सरकार पर लग रहा है इसके बाद। अब देखिए शंकर जी, सरकार पर आरोप तो अनेकों लग रहे हैं। पहले स्वामी जी ने कुछ कहा है, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं इंटक का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूं, चंद्र प्रकाश सिंह। स्वामी जी आपको भी मेरा नमस्कार है। और ये जो अभी बात आपने कही है, हम उसका समर्थन करते हैं। और एक दो बात हम बताना चाहते हैं कि देखिए, ये जो एक्ट में अमेंडमेंट का जो प्रयास है, नरेंद्र मोदी जी का ये 2-0 चल रहा है। पहली बार जब ये आए थे तो उन्होंने देश के जो केंद्रीय 44 श्रम कानून है उनको पहले इन्होंने शिथिल किया। सारे जो महकमा है उन सभी जगहों पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर सब जगह गया। कानून रहते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से सारे कानूनों को शिथिल किया गया। ये 5 वर्ष तक इन्होंने 44 कानून को 4 लेबर कोड में बदलने के लिए काफी चर्चा चलाया। सिर्फ दिखावा था। इनका लक्ष्य तय है, ये क्या करना चाहते हैं। ये अपने पूंजीपति और उद्योगपति जो इनके बंधु बांधव हैं उनको मदद करना चाहते हैं। और इससे ज्यादा और दुख की बात क्या हो सकती है कि ये लॉकडाउन में, कोरोना में जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित मजदूर हैं इस देश के, इनको बिल्कुल गलतफहमी है। अगर ये समझते हैं कि हम मजदूरों को बंधुआ मजदूर बना लेंगे और ये 50 करोड़ मजदूरों की ताकत को दबा देंगे, तो इस सरकार को और राज्य की सारी सरकारों को गलतफहमी है। लॉकडाउन रहते हुए मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसा नहीं है कि ये जो कानून बना देंगे, देश में ये लोकतंत्र है, देश में संविधान है और संविधान के बल पर यह देश चल रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी का कोई देश नहीं है, या विभिन्न राज्यों के जो मुख्यमंत्री बैठे हैं उनका कोई राज्य नहीं है। ये पब्लिक का राज्य है, जनता मालिक है, जनता जो चाहेगी वो होगा। ये कानून बना देंगे और देश के 50 करोड़ मजदूरों को बंधुआ, सारे कानूनों को इन्होंने बदल दिया। अरे ये तो माने ये 34 वर्ष पहले 1986 में जो मूवमेंट हम लोगों का लेबर मूवमेंट जो हुआ, उस मूवमेंट के पहले की जो स्थिति थी उससे भी बदतर स्थिति में इस देश के मजदूरों को ये ले जाना चाहते हैं। तो हमको तो लगता है कि इनको शर्म, ये मतलब ये पता नहीं इनके लिए कौन सा विशेषण हम उपयोग करें कि इनको शर्म है कि नहीं। मतलब ये निर्लज्ज है और निर्लजता की भी हद इन्होंने पार कर दी है कि बिल्कुल ये समझिए एक तरह से नंगा नाच हो रहा है कि मजदूरों को, देश का मजदूर जो लाइफ लाइन है देश का, उन्नति का, तरक्की का, उत्पादन का, देश के जीडीपी ग्रोथ को आगे बढ़ाने का, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का, उसी श्रमिकों को ये गले में फंदा डाल करके उसको खींचना चाहते हैं। उसको चाहते हैं कि बलपूर्वक उससे हम उत्पादन कराएंगे। और पूंजी निवेश के नाम पर क्या पूंजी निवेश है? जो राज्य सरकारें बात कर रही है, कल तक ये जो प्रवासी मजदूरों का जो चर्चा चल रहा था, ये प्रवासी मजदूर आज जो आने को विवश हो रहे हैं। आपने कहा जहां है वहीं रहे। ये ट्रेन आज क्यों चलाया आपने? ये ट्रेन आपने प्रारंभ में ही क्यों नहीं चलाया? लॉकडाउन अनाउंस करने के पहले क्यों नहीं कहा? तो मोदी जी कोई किसी चीज को समझते हैं जैसे नोटबंदी को उठे और बोला नोटबंदी लागू हो गया, उसी तरह से इनको सपना आया, बोला लॉकडाउन लागू हो गया। अरे लागू होने के पहले 130 करोड़ का ये देश है, आबादी वाला देश है। सोचना चाहिए ना कि आखिर किस तरह के लोग हैं, कितने मुसीबत वाले लोग हैं। अब उन सभी लोगों को घर पहुंचाने की बात हो रही है, कर रहे हैं। उसमें भी धोखाधड़ी किया इन लोगों ने। इन मजदूरों से, जो मजदूर एक एक दाने के लिए मुहताज हैं, आज लॉकडाउन की स्थिति में जिनके पॉकेट में 1 रुपया नहीं है, उन मजदूरों से भी ट्रेन का किराया वसूला जा रहा है। हम कोई राजनीतिक मुद्दा को लेकर के ये बात नहीं कर रहे हैं कि किसी कांग्रेस ने कोई विशेष ट्रेन चलाई या कोई भाड़ा दे करके किया। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज जो दावेदारी हो रही है कि रेल दे रहा है 85%, राज्य सरकारें दे रही है 15%, कहाँ दे रही है, किसको दे रही है? जो भी श्रमिक आ रहा है वो अपना भुगतान करके आ रहा है। गिनती के लिए 2-4 ट्रेन हो गया। ये लुटेरों की सरकार है। मैं कहना चाहता हूँ, ये पूंजीपतियों को और उद्योगपतियों को खुली छूट देना चाहती है सरकार लूटने के लिए। मैंने पहले भी कहा था कि यह देश लोकतंत्र का देश है, जहाँ एक तरफ एक गरीब एक रोटी के लिए मर रहा है
और इसी देश में बाजार का पूंजीकरण जो अगर देखा जाए तो अंबानी के पास आज के दिन में 9,90 करोड़ का पूंजीकरण उनका हो रहा है। तो ये इतनी विसंगति कैसे चलेगी? इसलिए मोदी जी या किसी राज्य सरकार के द्वारा चंद्रप्रकाश जी श्रम कानून में परिवर्तन करने से नहीं होगा। हम कह रहे हैं ये कंट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन की लड़ाई है। जो कंट्रीब्यूट करते हैं उनको हिस्सा मिलना है और लॉकडाउन के बाद देश की ठीक है चंद्रप्रकाश जी, एक सवाल सुन लीजिए आप, एक सवाल सुन लीजिए फिर अपनी बात को रखिएगा। कानून के परिवर्तन को नहीं मानेंगे। जी जी चंद्रप्रकाश जी, क्या वजह है कि बिहार की सरकार जो गरीबों के नाम पर सत्ता में आई और लगभग 15 साल से 18 साल से सत्ता में है, वो सबसे ज़्यादा विरोध कर रही है मजदूरों की घर वापसी का, गरीबों की घर वापसी का, गरीबों को साधन और सुविधा जो मुहैया कराया जा रहा है उसका? क्या कारण है इसका कि बिहार की सरकार, नीतीश जी की सरकार क्यों इतना विरोध में खड़ी है गरीबों के? देखिए, गरीबों के विरोध में खड़ी है नीतीश जी की सरकार। अब नीतीश जी की सरकार नहीं है, ये डबल इंजन की सरकार कही जाती है, लेकिन मेन इंजन मोदी जी के अब हाथ में है। अब नीतीश जी के हाथ में कुछ रहा नहीं है। वैसे भी नीतीश जी अब अगर उनके साथ हैं तो हम उनके इस प्रस्ताव को हम लोगों ने निंदा किया है कि नीतीश कुमार जी ने अपने राज्य के मजदूरों के बारे में कहा कि वो जहां हैं वहीं रहें, जैसी हालत में है उसी हालत में रहें। और हद तो तब हो गई कि जब ट्रेनें चल रही हैं तो नीतीश जी कहते हैं कि हम भाड़ा भी नहीं देंगे, आप आ जाइए, 21 दिन क्वारंटाइन होने के बाद फिर हम आपको आपका पैसा लौटाएंगे। अरे गजब हाल है। जो जिस मजदूर को आने का पैसा नहीं है उसको आप कहते हैं कि पहले आ जाओ, टिकट कटा के फिर 21 दिन क्वारंटाइन होने के बाद देंगे। नीतीश जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस राज्य में आने वाली है। पहले ही से रोजगार सृजन होने का कोई रास्ता यहाँ नहीं बना है। नीतीश जी बता तो दें कि कितना निवेश हुआ है, कितने कल कारखाने 15 साल में खोले गए, कितने रोजगार का सृजन हुआ। केवल मनरेगा में रोजगार के सृजन की बात करते हैं तो मनरेगा में भी अभी तो कई जिलों में मनरेगा में लूट का आया है जिसकी जांच की मांग चल रही है। तो मनरेगा में कोई मजदूरी इस तरह का रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है उसको दिखाइए। अब लाखों लोग जब प्रवासी मजदूर इस राज्य में लौट के आएंगे तो वो बैठ के क्या करेंगे? वो बैठ के केवल सर्वे कराने के लिए घर में तो नहीं बैठेंगे। या नीतीश जी ने 1,000 रुपया एक बार दे दिया, 1,000 रुपया में 3 महीना तक जीवन कुछ गरीबों का चलेगा, कब तक चलेगा? तो नीतीश कुमार जी अभी सब जो भी हो रहा है वो पॉलिटिकलाइज करके ये लोग चाहते हैं कि जो देश के उद्योगपति हैं, जो देश के पूंजीपति हैं, ये इन्हीं की सरकार है। हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं मोदी जी और मोदी जी के समर्थन वाली जो सरकार, राज्य सरकारें हैं, वो केवल पूंजीपतियों के लिए खड़ी है। और आज तो ये हद हो गया। अरे ये कोई सोच भी नहीं सकता था जिस तरह से कोरोना वायरस में लॉकडाउन में इतने दिनों तक देश की जनता बंद रही, कल्पना नहीं किया जा सकता था कि इस तरह की स्थिति आएगी। उसी तरह से ये कल्पना के परे है कि कोई बेईमान सरकार इस देश में आएगी और 50 करोड़ गरीब मजदूरों का हक और उनका अधिकार छीन लेगी और छीनने का प्रयास करेगी। ये सरकार इस तरह का चरित्र वाली सरकार है और इस सरकार का जो केंद्रीय श्रमिक संगठन विरोध करेंगे। मैं लौट रहा हूँ आपके पास, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। लौट रहे हैं सर आपके पास, ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद हमारी यह चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत आपका। एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। वासिंद मिश्र जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, स्वामी अग्निवेश जी जुड़े हुए हैं, चंद्रप्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार आप तीनों का। एक बार फिर से वासिंद जी, स्वामी अग्निवेश जी ने जो थोड़ी देर पहले बात कही, आप उस बात से कितना सहमत हैं? अगर उसमें आप कुछ जोड़ना चाहें, कुछ सवाल आपके स्वामी अग्निवेश जी से हो तो। नहीं, पहली बात तो ये कि अग्निवेश जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है और तमाम कानूनों का हवाला दिया है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया है। लेकिन मैं स्वामी जी से ये जानना चाह रहा हूँ कि स्वामी जी की भूमिका को लेके सरकारें पहले से ही काफ़ी चिंतित रहती हैं और स्वामी जी पर तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं। एक दौर था जब स्वामी जी पर नक्सलियों के साथ साठगांठ करने के भी आरोप लगे थे। तो पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए क्या स्वामी जी आपको अभी भी भरोसा है कि मौजूदा हालात ऐसा है कि मजदूरों को लामबंद करके
और ये जो श्रमिक कानून कमज़ोर किए गए हैं, जो शिथिल किए गए हैं, उसके खिलाफ कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा हो सकता है? वाशिंद मिश्रा जी, आपका मैं बहुत बहुत आपकी बधाई देता हूं। जनतंत्र टीवी को भी आपने इस मुद्दे को जिस मजबूती से उछाला है, बहुत ही कम चैनल हैं टीवी के जो इस सवाल को उठा रहे हैं, और आप जैसे लोगों के साथ मिल कर के मुझे बड़ी उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और सोशल मीडिया को लेकर के मुझे बड़ी उम्मीद है हम इन करोड़ों मजदूरों के बीच में अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे, और पहले से ही वो संघर्ष करने के लिए एक मूड बना चुके हैं। जब उनको बार बार रोका जा रहा है अपने अपने राज्यों में, गुजरात में और कहीं सूरत, तो वो कह रहे हैं नहीं, हम नहीं रुकना चाहते, हम काम नहीं करना चाहते, हम घर वापस जाना चाहते। ये जो मूड है इस समय मज़दूरों का, बगावत का मूड है, और इसलिए मुझे विश्वास है कि ये लोग जो लौटेंगे ये केवल पहले जैसे दब्बू नहीं रहेंगे, इनके अंदर कुछ न कुछ बगावत की आग होगी। दूसरी बात मुझे कहना है कि जैसे CAA, NRC और NPR के खिलाफ बड़ी बड़ी पार्टियां पीछे रह गईं, और छात्र नेता, छात्र समुदाय और यहाँ तक कि हमारी मुस्लिम महिलाएं शाहीन बाग की वो सामने आई, और उन्होंने लड़ाई ऐसी जारी कर दी कि सारी बड़ी बड़ी सरकारों को पसीना आ गया। इसी प्रकार का हालात अब फिर जनता अपने हाथ में, जनशक्ति, और इसमें जनतंत्र टीवी की बड़ी भारी भूमिका होने जा रही। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, और शंकर जी आपका सवाल बिल्कुल उचित है, हम सब मिल कर के इस प्रयास को अभी से शुरू कर दें कि हमें रोजगार का अधिकार जो संविधान की धारा 43 देता है, और एक लिविंग वेज की हमारी मांग उठाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, और 21वां जो फंडामेंटल राइट है, 21वीं धारा, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। लाइफ विद डिग्निटी हो कैसे सकती है? ये तो जानवर, कीड़े मकोड़ों से भी बदतर की ज़िंदगी है जिस पे जीने के लिए ढकेला जा रहा। ये बंधुआ मजदूरी नहीं है, और शिंद्र जी ये तो गुलामी की प्रथा को फिर से जीवित किया जा रहा है, और गुलामी के खिलाफ दुनिया में स्पार्टाकस के ज़माने से बगावत हुई थी, और अभी फिर होगी। भारत उसके लिए सबसे आगे बढ़ कर के काम करेगा। हमें बड़े बड़े नेताओं की ज़रूरत नहीं। महात्मा गांधी ने जैसे चंपारण में जा कर के और वहाँ इस तरह की बगावत की आग सुलगाई थी पश्चिमी चंपारण में, उस तरीके की आग फिर से सुलगेगी देश में। मुझे विश्वास है कि देश के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णायक घड़ी आ गई है, जब राज्य सरकारें और केंद्र की सरकार खुल कर के दलाली पर उतारू हो गई हैं, खुल कर के, और इन कानूनों को निरस्त करने का उनका कोई नैतिक अधिकार नहीं, संवैधानिक अधिकार नहीं है। ऐसे संविधान को कुचल करके जो सरकारें हुकूमत करना चाहती हैं, उनको एक दिन सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। इसके खिलाफ सब मिल कर के लड़ेंगे। राहुल गांधी जी ने तो आह्वान किया ही किया है। मैं राहुल जी से कहूँगा कि पहले वो राजस्थान की सरकार को भी कहें कि 8 घंटे को 12 घंटे बढ़ाने का जो फैसला लिया है अशोक गहलोत की सरकार ने, उसको वो बदलवाएं, और सब अपने लोगों को तो कम से कम इकट्ठा करें। बाकी के विपक्ष के लोग तो पूरी तरह इकट्ठा हों, सारी ट्रेड यूनियंस इकट्ठी होकर के आवाज़ उठाएंगी। और उन्होंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को जो हो रहा है प्रवासी मजदूरों के साथ। तो मैं इन सारे हालातों को देखते हुए मेरे मन में बहुत बड़ी उम्मीद है कि जब हालात बद से बदतर हो जाते हैं तब कोई न कोई परिवर्तन की आहट होती है। और इसलिए मुझे उम्मीद है कि देश में बहुत बड़े परिवर्तन की, सही जनतंत्र, सही गणतंत्र, और उसके लिए अब हमें तैयारी करनी चाहिए, स्वागत करना चाहिए। चलिए स्वामी जी, आप अपनी बात को रखने के लिए बेबाक तरीके से जाने जाते हैं। आज भी अपनी बात को आपने बहुत बेबाक तरीके से रखा, सच्चाई से रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि वक्त की कमी है। चंद्र प्रकाश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। स्वामी अग्निवेश जी, आप जुड़े, आपने वक्त दिया, शुक्रिया आपका। वासन मिश्र जी हमारे साथ जुड़े थे। वासन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को अब आगे नहीं बढ़ा। फिलहाल आज के मुद्दा में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।